यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एक नया टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। हम दो टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे, एक है क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद में पढ़ना है अपने को पेरिस एग्रीमेंट। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ग्रीन हाउस इफेक्ट। YouTube के ऊपर भी मैंने वो वीडियो डाली थी, अगर आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेंगे देन उसके बाद में जब आप क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्योटो प्रोटोकॉल का, तो ये है क्या? तो देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो उनके एमिशन को रोकने के लिए बेसिकली जो है वो एक वर्ल्ड लेवल पे जो है वो एक एग्रीमेंट किया गया। कई सारे नेशंस ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर टोटल मिला के 6 तरह की गैसेस जो है वो आती हैं। तो उसमें मेनली जो गैस है डेट इज द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो उसके एमिशन को जो है वो क्या करना, एटमॉस्फेयर में रोकना। उसके लिए बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था। तो सबसे पहले इसको क्योटो प्रोटोकॉल को पढ़ाने के लिए मैं आपको एक बार ये बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसका क्या इंपैक्ट था, या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्या होता है। देखिए, नॉर्मल अगर हम बात करें नेचुरल, तो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट तो जरूरी भी है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो फिर होगा क्या कि अर्थ के ऊपर सर्वाइवल जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होना तो जरूरी है, लेकिन क्या हो गया कि जब ये एक्सेस के अंदर हो जाएगा मैन मेड रीजंस की वजह से, जब आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज है जब उनका ब्लैंकेट बहुत ही वाइडर हो जाएगा तो उससे जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। आपसे नुकसान कैसा होगा, तो आपको मैंने वहां पे बताया था कि जब सूरज की किरणें, जब सोलर रेडिएशन जब यहां पे आएंगी और टकरा के जब वापस आएंगी तो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस उनको जो है वो क्या कर लेंगी, रोक लेंगी, और रोक के उसको वापस जो है री रेडिएट कर देंगी कहां पे, अर्थ के ऊपर, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर है, बेसिकली जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था, मतलब आज का जो टेम्परेचर लगातार बढ़ते जा रहा था, तो इसको रोकने के लिए जो है, और रोकेंगे कैसे, जितना ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो उसके लिए बेसिकली जो है वो एक प्रोटोकॉल जो है वो आया वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जो है कई सारे नेशन ने मिल करके जो है प्रॉमिस किया कि हम लोग ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन करते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो क्या है सर? ये क्योटो बेसिकली देखिए, ये जो प्रोटोकॉल हुआ, मतलब ये जो अकॉर्ड था, ये जो डिसीजन लिया गया, ये लिया गया जापान के एक शहर में, जिस शहर का नाम था क्या, क्योटो, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में 2015 के अंदर जो है 15-16 के अंदर बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट आएगा, तो उसको पेरिस के नाम, वो पेरिस में हुआ था तो उसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। ऐसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये नाम के ऊपर जो है बेसिकली बनाया जाता है, मतलब जिस सिटी के अंदर ये जो संधि होती है या जिस सिटी में ये बेसिकली जो एग्रीमेंट होता है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट अलग अलग नेशंस के बीच में, तो उसी शहर का नाम उसके सामने जो है वो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अभी के लिए जरूरी बात जो है वो क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्यों आया, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो उसके एमिशन को रोकने के लिए जो है वर्ल्ड लेवल पे कई सारे नेशंस ने मिलकर के जो है वो क्या किया, एक अकॉर्ड किया, एक संधि करी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्योटो प्रोटोकॉल। तो पहले क्योटो प्रोटोकॉल थोड़ा सा पढ़ेंगे, और क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे बढ़िया चीज जो है दैट इज द आपका क्या बोलते हैं इसको, कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर है, तो उसको बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। तो पहली बात तो ये किस नेचर, किस तरीके का एग्रीमेंट है, क्या ये दो या एक आधे नेशन ने किया, नहीं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब कई सारे नेशन ने मिलकर के एग्रीमेंट किया। लिंक टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, इसके साथ में ये लिंक है। विच कमिट इट्स पार्टी, जो कमिटमेंट करता है अपनी पार्टीज के साथ में, बाय सेटिंग इंटरनेशनली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज, कि हम लोग जो है इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली जो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन, मतलब हम जो एमिट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट के अंदर, हम बाइंडिंग होंगे और अब बाइंड हो जाएंगे कि हम उनके एमिशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। रिकॉग्नाइजिंग दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, डेवलप्ड कंट्री आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए ये बोला गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है इसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल जो है दे आर द डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा सालों से हो रहा है, 100-150 सालों से जो है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और उसी की वजह से जो है वहां पे CO2 का एमिशन सबसे ज्यादा होता है। तो ये बोलता है क्या,
रिकॉग्नाइजिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डेवलप्ड कंट्री आर प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट हाई लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इन द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ मोर देन 150 ईयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, द प्रोटोकॉल प्लेस ए हैवियर बर्डन। ये जो प्रोटोकॉल था उसने हैवी बर्डन जो है वो लाया किसके ऊपर, आपके डेवलप्ड नेशन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे बात जो है वो क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यहां पे क्या होगा, दो मतलब पूरे नेशंस को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, नेक्सचर 1 और अनेक्सचर 2। अनेक्सचर 1 के अंदर आएंगे आपके डेवलप्ड नेशन और अनेक्सचर 2 के अंदर आएंगे कौन से, डेवलपिंग। दोनों ही अनेक्सचर्स के अंदर आने वाली जो कंट्रीज है उनको बेसिकली करना क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है, दोनों को कम करना है। बट यहां पे थोड़ा सा अलग है, कॉमन क्या है कि कम करना है, बट डिफरेंशिएटेड टर्म्स है। कुछ के ऊपर ये बाइंडिंग है और कुछ के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। जैसे डेवलप्ड नेशन जो है उनके लिए ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बट डेवलपिंग नेशन के लिए बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूंगा पेरिस एग्रीमेंट का, तो जब पेरिस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पे हम एक बात पढ़ेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट इज ए लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लीगली बाइंडिंग का मतलब वो सभी मेंबर्स के ऊपर जो है वो इक्वली क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बट जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है। ये डेवलप्ड नेशन के ऊपर तो बाइंडिंग है, बट अंडर डेवलपिंग के ऊपर जो है वो बाइंडिंग नहीं है। अच्छा जी, आगे, इट वॉज एडोप्टेड इन क्योटो। ये जो एग्रीमेंट है इसको अडोप्ट किया गया कहां पे, क्योटो में, जापान, ऑन 11 दिसंबर 1997। तो ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि ये आया कब, तो पहली बार इसको अडॉप्ट किया कब, 11 दिसंबर 1997 को, और ये एंटेड इनटू फोर्स, और आया कब ये फोर्स में कब आया, मतलब ये लागू जो है वो हो गया था 2005 से, 16 फरवरी 2005। डिटेल रूल्स जो है इसके इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल वर एडोप्टेड एट द COP7। इसके डिटेल रूल जो है वो दे रखे कहां पे, COP7। COP का मतलब क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इन माराकेश मोरक्को इन 2001 एंड आर रेफर टू एज द माराकेश एकॉर्ड। इट्स फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, इसका जो पहला कमिटमेंट, इसके दो कमिटमेंट पीरियड है। पहला कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ 2008 से, और 2008 से लेकर 2012 तक का। अगला हुआ 2013 से लेकर के 2020 तक का। आगे, स्पेसिफिकली अंडर द प्रोटोकॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, जब पहला कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ जो 2008 से स्टार्ट हुआ 2012 तक का, द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, हैड कमिटेड टू रिड्यूस, उन्होंने कमिट किया कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड 2008 से 2012 द एमिशन ऑफ द 6 गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये है कि जब शुरुआत हुई इसके, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो थी, मतलब जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हो रहा था, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम लोग जो है वो क्या करेंगे, ये जो 6 तरह की जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन को हम क्या करेंगे, रोकेंगे। मतलब उनका जो फैलाव है उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। और वो 6 कौन सी थी, नेमली सबसे पहले नंबर पे तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और हेक्साफ्लोराइड सल्फर। एटलीस्ट कितना करेंगे, कम से कम 5% से उसको कम करेंगे। मतलब जो उसका एमिशन है उसको कम से कम 5% से हम क्या करेंगे, कम करेंगे। सर किसका 5%, 1990 में 1990 के अंदर जो लेवल था उस लेवल के 5% से कम हम क्या करेंगे, अब उसका एमिशन कम करेंगे। इन दिस कंटेक्स्ट, और इस कंटेक्स्ट के अंदर EU यूरोपियन यूनियन जो है उसने ये प्रॉमिस किया कि हम तो कितना करेंगे, 8% से कम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल जब जापान के अंदर इसके ऊपर सिग्नेचर हुआ 2005 में, जब ये आ गया, तो टारगेट जो है वो क्या था, तो पहले का टारगेट मतलब 2008 से 2012 की जो साइकिल थी, जो पहला कमिटमेंट पीरियड था, तो इसके अंदर जो टारगेट था वो ये था कि सन 1990 के अंदर जो हमारा बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन था, तो उसका वो एक आपका बेंचमार्क हो गया, उसका 5% आप निकाल लो और उससे कम 5% से आप जो है वो एमिशन को क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है जी। लेकिन EU यूरोपियन यूनियन ने जो है प्रॉमिस किया कि हम कितना करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 8% का। आगे, इन दोहा कतर ऑन दिसंबर 8, 2012, जब ये 2012 के अंदर जो है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड तो खत्म हो गया, तो फिर सेकंड कमिटमेंट पीरियड के लिए दोहा के अंदर एक एग्रीमेंट हुई। ओके, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अमेंडेड, जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसको अमेंड किया गया इन ऑर्डर टू इंक्लूड, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया न्यू कमिटमेंट ऑफ इट्स पार्टी फॉर द पीरियड 2013-20, मतलब एक नया कमिटमेंट का जो है वो पीरियड आ गया 2013 से लेकर के 2020 तक का। रिवाइज लिस्ट जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वो भी रिपोर्ट की गई इन द सेकंड कमिटमेंट पीरियड, एंड अमेंडमेंट किया गया टू द सेवरल आर्टिकल ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल दैट रिक्वायर्ड टू बी अपडेट फॉर द सेकंड कमिटमेंट पीरियड। ठीक है जी। तो अभी तक के लिए याद रखने वाली बात जो है वो क्या है, पहला कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ 2008 से 2012, सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 तक का। पहले कमिटमेंट पीरियड के अंदर जो है प्रॉमिस किया गया कि 5% से जो है वही इस एमिशन को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और सेकंड कमिटमेंट पीरियड के अंदर बोला गया कम से कम 18% से हम लोग जो है इस एमिशन
एमिशन को जो है वो क्या करेंगे, रिड्यूस। तो ये क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द सेकंड कमिटमेंट पीरियड, जब ये सेकंड कमिटमेंट पीरियड आया, पार्टीज कमिटेड, पार्टीज है वो कमिट हुई टू रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय एटलीस्ट 18%, कम से कम 18%। 1990 के अंदर जो हमारा स्केल था बेसिकली, तो उसका कम से कम 18% से हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कब, इन द 8 ईयर पीरियड फ्रॉम 2013 से 2020। हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ द पार्टी इन द सेकंड कमिटमेंट पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। अच्छा जी, अब यहां पे ये जो प्रोटोकॉल था उसका 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है। अब ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म ये बेसिकली क्या बोलते हैं, आप ध्यान से पहले इस बात को समझना। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवाता हूं, वैसे 3 है, तीनों में 3 एग्जांपल मैंने लेके चला हूं, लेकिन एक एग्जांपल से बताऊंगा तो आगे वाले आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो जैसे ही मैंने यहां पे कुछ लिखा, ध्यान देना, इससे क्लैरिटी हो जाएगा आपका। जैसे अनेक्शर 1 और अनेक्शर 2 मैंने आपको डिफाइन किया। मैंने ये बोला कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो है बेसिकली अलग अलग कंट्रीज को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब कंट्रीज की ग्रुपिंग किया गया। अनेक्शर 1, अनेक्शर 2। अनेक्शर 1 के अंदर आने वाली कंट्री कौन सी, आपकी डेवलप्ड नेशन। अनेक्शर 2 के अंदर आने वाली कंट्री कौन सी, डेवलपिंग नेशन। ठीक है जी सर। अब हुआ क्या, जैसे जब ये डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन जो होते हैं, तो इनको जो है वो क्या मिलता है, इनको एक टारगेट मिलता है। टारगेट तो नहीं बोलूंगा, इनको ये बोलूंगा, इनको एक कोटा मिलता है कि इतना ही कार्बन को आपको क्या करना है, एमिट करना है। इससे ज्यादा अगर आप कार्बन को क्या करोगे, एमिट करोगे, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। मतलब ये है कि जो भी पर्सन जो है, जो उसको बेसिकली क्या मिला, टारगेट जो कैप मिला था, ठीक है, अगर वो उससे बियॉन्ड, जैसे मतलब हमने आपको बोल दिया कि आपको जो है वो 500 टन CO2 जो है वो आपको बस एमिट करनी है। मतलब मैक्सिमम जो है आपकी कंट्री को एक कोटा मिल गया है कि आप कितने ही इंडस्ट्री लगा लो, लेकिन मैक्सिमम जो CO2 आपको एमिट करनी है वो कितना करनी है, 500 टन। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर दिया, एमिट किया, तो फिर आपको जो है आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। ओके, तो ये एक सिस्टम जो है वो यहां पे आया। तो यहां पे एक नया फिर कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। अब यहां पे ये बोला गया कि कुछ कंट्री ऐसी है जिनको जो टारगेट मिलेगा, क्या पता वो उससे ज्यादा जो है वो एमिट कर दे कार्बन। और कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंट्री को जो है वो कोटा मिला मान लो 300 का, लेकिन क्या पता उसने पूरे साल जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किया, लेकिन उसने जो कार्बन एमिट किया वो ओनली कितना था, एग्जांपल के तौर पे मान लो 200 ही था, तो उसके पास तो वो सरप्लस रह गया कैपेसिटी। मतलब उसकी कैपेसिटी थी कितनी, 300 की, बट यूज कितनी हुई, 200। तो उसके पास जो एक्स्ट्रा सरप्लस कैपेसिटी है उसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। क्या बोलेंगे, कार्बन क्रेडिट। और इन कंट्रीज को बोला गया कि अगर आप चाहो तो आप अपने कार्बन क्रेडिट जो है दूसरे नेशन को, जिनको कार्बन की रिक्वायरमेंट है, आप उनको जो है वो आप सेल कर सकते हो। इसके लिए एक नया मार्केट जो है वो सिस्टम यहां पे आया। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं लेके चलता हूं, मान लो ये एक आपका डेवलप कंट्री है, एग्जांपल मान लीजिए USA, ठीक है, और एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, या डेवलपिंग कंट्री कोई भी, एग्जांपल के तौर पे मान लो बांग्लादेश, ठीक है। अब यूएस को और बांग्लादेश दोनों को जो है एक टारगेट मिला, तो बांग्लादेश को टारगेट जो है वो मिला था कितने का, 300 टन का। तो उनको बोला गया कि आपका कैप है कितना, 300, क्या मैक्सिमम जो है वो 300 टन जो है वो आप क्या कर सकते हो, कार्बन एमिट कर सकते हो। बांग्लादेश ने पूरे साल जो है वो काम किया और इसने ओनली 120 टन ही जो है वो कार्बन को क्या किया, एमिट किया। तो इसके पास ये जो 180 टन जो रह गया, ये क्या इसका, ये स्पेयर कैपेसिटी है ना जी। अब दूसरी तरफ मैं एग्जांपल लेके चलो डेवलप कंट्री का। डेवलप कंट्री में यूएस आ गया। पहली बात तो यूएस को जो कोटा मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है जी। तो यूएस को टारगेट मिला कितने का, 500। तो मतलब पहले बोल दिया गया कि यूएस से आप मैक्सिमम, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि यूएस से आप मैक्सिमम जो है वो क्या करेंगे, 500 टन ही बस कार्बन को एमिट करेंगे। ये बोला ठीक है। अब जब इसने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी किया तो पूरे साल में इसने कार्बन का एमिशन कर दिया कितने का, 600 टन का, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट, अभी इसके पास में शॉर्टफॉल कितना रह गया, करना कितना था, 500 लिंक कर कितना दिया, 600, तो 100 से ज्यादा कर दिया। अब इसको 100 से ज्यादा अगर कर दिया तो या तो ये क्या करे, पेनल्टी पे करे। अब ये बोला कि जी क्या करें, तो इसने बात करी बांग्लादेश से। बांग्लादेश को बोला कि देखिए आपके पास में जो है स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है 180 का, प्लीज आप उसमें से 100 की मुझे दे दीजिए। बांग्लादेश बोला हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो अगली बार फिर 300 का मिल जाएगा। तो ये बोल रहे क्या कि आप 100 का कैपेसिटी मुझे दे दीजिए और उसके बदले में मैं आपको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। मतलब यहां पे कार्बन को जो है बेसिकली उसको एक कमोडिटी माना गया और उसके अंदर ट्रेडिंग क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो यहां पे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, कार्बन ट्रेडिंग। तो मैंने ऊपर लिखा है, देखो क्या कि बांग्लादेश जो है वो क्या करेगा, 100 टन ऑफ द कार्बन कैपेसिटी जो है वो दे देगा किसको, यूएस को, और बदले में यूएस से जो है इसको रिवॉर्ड करेगा कैसे, फाइनेंशियली। इसको फाइनेंशियली जो है वो क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। ये है आपका मार्केट मैकेनिज्म।
ये है आपका क्या, मार्केट मैकेनिज्म। तो आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले तो ये है ये देखिएगा, प्रोटोकॉल जो है वो ऑफर करता है 3 मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू इट्स पार्टी को टू अचीव देयर टारगेट। स्पेसिफिकली द क्योटो मैकेनिज्म आर, क्योटो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है आपका क्या, वो है आपका इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अब इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग जो है वो 2 कंट्री में होगा, 2 कंट्री के बीच में होगा। एक होगी जिनमें से डेवलपिंग कंट्री और एक होगी कौन सी, डेवलप कंट्री, ठीक है। ये जो आपकी ट्रेडिंग है, ये जो आपका ट्रेडिंग है, इसको बोलते हैं कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड का मतलब आपको मैक्सिमम जो है वो क्या मिलेगा, लिमिट मिलेगा। उसके अगर बियॉन्ड चले जाओगे तो वो एक्स्ट्रा को आपको पहले बाय करना पड़ेगा, ठीक है। और जो दूसरे नेशन है जिनके पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है वो उनको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। तो इसको मैंने समझा दिया आपको, क्या समझा है मैंने, कि 2 नेशन रहेंगे, एक रहेगा कौन सा, डेवलपिंग, और एक रहेगा कौन सा, डेवलप, ठीक है जी। डेवलपिंग नेशन जो है वो क्या करेगा, अगर बात करें डेवलपिंग का, तो डेवलपिंग नेशन के पास जो स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है, ये अपनी स्पेयर कैपेसिटी को जो है वो देगा, किसको देगा, डेवलप नेशन को। डेवलप नेशन बदले में क्या करेगा, इसको फाइनेंशियली रिवॉर्ड देगा। ओके जी, चलो अब ऊपर पढ़ते हैं। बोलता है एमिशन ट्रेडिंग एज सेट आउट इन द आर्टिकल 17। ये जो एमिशन ट्रेडिंग है इसको डाला गया आर्टिकल 17 में ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। अलाउ करता है कंट्रीज को डेट हैव एमिशन यूनिट टू स्पेयर, जिसके पास फालतू यूनिट्स पड़ी है, एमिशन परमिटेड देम बट नॉट यूज टू सेल, कि वो चाहें तो वो उनको सेल कर सकते हैं। दिस एक्सेस कैपेसिटी, वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को सेल कर सकता है टू द कंट्री डेट आर ओवर देयर टारगेट, ऐसी कंट्री को जो अपने टारगेट से क्या चल रही है, ओवर चल रही है। तो मतलब यहां पे बांग्लादेश को ये बोला गया कि अगर आप चाहें तो आपके पास जो स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है वो आप लोग जो है वो दूसरे नेशन को जो है वो आप सेल कर सकते हैं। आगे 10, इसीलिए 10 ए न्यू कमोडिटी वाज क्रिएट, एक नई कमोडिटी क्रिएट की गई इन द फॉर्म ऑफ द एमिशन रिडक्शन और रिमूवल। एमिशन को रिडक्शन रिमूवल के लिए एक नई जो है कमोडिटी क्रिएट की गई। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रिंसिपल GHG, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मेन ग्रीन हाउस गैसेस है। पीपल स्पीक सिंपली ऑफ ट्रेडिंग इन कार्बन। कार्बन इज नाउ ट्रैक्ड एंड ट्रेडेड लाइक एनी अदर कमोडिटी, और कार्बन जो है वो अब ट्रेड भी होने लगा, इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, कार्बन मार्केट। तो कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली जो है वो क्या है, जितना आपको कोटा मिला, अगर आप उस कोटे से ऊपर चले गए हैं तो एक्सेस जितना आपने जो है वो कार्बन एमिट कर दिया उसको आपको बाय करना पड़ेगा, उस कैपेसिटी को बाय करना पड़ेगा दूसरे नेशन से। दूसरे नेशन को जब आपको वो सेल करेंगे तो बदले में आप उनको क्या करोगे, फाइनेंशियली रिवॉर्ड दोगे। तो ये सबसे पहला हुआ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जो आप ये एमिशन करोगे तो उसकी अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ओके जी सर। दूसरा जो सिस्टम आया, अब पहला अगर समझ में आ गया तो सेकंड थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पहला दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां पे मैंने आपको बोला क्या कि यूएस के पास, यूएस को चाहिए थी क्या, एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है, बट उसके पास में उतनी नहीं थी। लेकिन जो बांग्लादेश है उसके पास में एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है, स्पेयर कैपेसिटी पड़ी है उसके पास में। तो इसने क्या किया, अपने स्पेयर कैपेसिटी दे दिया किसको, दूसरे नेशन को। दूसरे नेशन ने उसको फाइनेंशियली क्या कर दिया, रिवॉर्ड कर दिया, बात खत्म हो गया। सेकंड जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम, बस फर्क अब क्या आएगा आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखो, पहली बात तो सेकंड का नाम क्या, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या नाम है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो वर्ड यहां पे जो यूज किया वो क्या, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ऊपर वाले में क्या था सर, ऊपर वाले में था इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन यहां पे जो है वो क्या हो रहा है, क्लीन डेवलपमेंट। अब ध्यान से समझो, वही 2 कंट्री है, एक रहेगा यहां पे डेवलपिंग और एक रहेगा कौन सा, डेवलप नेशन। जैसे डेवलपिंग के नाम पे हमारे पास में है मान लीजिए बांग्लादेश, और डेवलप के नाम पे हमारे पास में जो है वो है कौन सा, यूएसए, ठीक है। यूएस को जो है वो कितना कैपेसिटी मिला था, 500, उसने यूज कितना कर लिया, 600, मतलब 600 कार्बन जो है वो एमिट कर दिया, 600 टन ऑफ कार्बन को एमिट कर दिया। तो शॉर्टफॉल कितना रह गया, 100, ठीक है। वही अगर बात करो बांग्लादेश का, बांग्लादेश ने कितना टारगेट था, 300 का, यूज कितना कर लिया, 120, स्पेयर कितनी पड़ी है, 180। तो अब यहां पे जो है, जो डेवलप नेशन है यूएसए, वो क्या करेगा, यूएसए अप्रोच करेगा किसको, बांग्लादेश को, और बोलेगा कि प्लीज प्रोवाइड मी द एक्सेस स्पेयर कैपेसिटी। बांग्लादेश इसको जो है वो 100 टन का एक्सेस स्पेयर कैपेसिटी प्रोवाइड कर देगा जी। अब बदले में यूएस को करना क्या था, यूएस से उसको फाइनेंशियली रिवॉर्ड करता जी, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। यूएस क्या करेगा, तो यहां पे मैंने लिखा क्या कि वो क्या फाइनेंशियल रिवॉर्ड करेगा, काटा मार दिया, नो, फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो बांग्लादेश के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लगा देगा इन द डेवलपिंग कंट्री।
वो क्या करेगा, बांग्लादेश में कुछ प्रोजेक्ट चला देगा। तो ये सब प्रोजेक्ट कौन से होंगे, बेसिकली जैसे बांग्लादेश के अंदर जो है वो कार्बन को एमिट करने के, मतलब कार्बन का जो एमिशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो है, जैसे मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने का काम करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर देगा, चला देगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड देने के बजाय जो है वो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग जो है वो पैसा लगाएंगे किसके अंदर, प्रोजेक्ट्स में, इन द डेवलपिंग कंट्री। आओ जी पढ़ते हैं। अब ये क्या बोलता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द प्रोटोकॉल अलाउ करता है कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन, ये अलाउ करता है एक कंट्री को विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल की वो इंप्लीमेंट करेगा एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट, क्या करेगा, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेगा इन द कहां पे, डेवलपिंग कंट्री। सच प्रोजेक्ट कैन अर्न सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट ईच equivalent to 1 ton of the carbon dioxide which can be counted towards the meeting the Kyoto टारगेट। तो बेसिकली यहां पे बस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर जो है वो क्या होगा, जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल रिवॉर्ड ना दे करके वो उसके नेशन के अंदर क्या करेगी, कुछ प्रोजेक्ट चला देगी इन द डेवलपिंग कंट्री। ओके जी सर। और आखिरी जो है वो है कौन सा, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या होगा, पहली बात तो इसके अंदर जो दो कंट्री आपस में ट्रेड करेंगी कार्बन के अंदर, वो दोनों कौन से होंगे, डेवलप्ड नेशन होंगे। कौन से होंगे, डेवलप। ऊपर वाले दोनों के अंदर एक डेवलप था और दूसरा डेवलपिंग था, लेकिन यहां पे जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, डेवलप नेशन होंगे। यहां पे होगा क्या, कुछ नहीं, जैसे एक डेवलप नेशन एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, एग्जांपल मान लो यूके, दूसरा डेवलप नेशन मान लीजिए यूएसए, ठीक है। अब यूएस को कोटा मिला कितने का, 500 का, यूज कर लिया कितना, 600, फालतू इसको चाहिए कितना अभी, 100। वही अगर बात करूंगा यूके का, यूके को कोटा मिला था कितना, 500 टन का, इसने यूज कर लिया कितना, 400 ही, तो इसके बाद फालतू पड़ा कितना, 100। ये आपस में डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूके करेगा क्या, यूएस को प्रोवाइड कर देगा एक्सेस कैपेसिटी और बदले में जो यूएस है वो इसको फाइनेंशियली क्या कर देगा, रिवॉर्ड दे देगा। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं आप लोग क्या, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो पहली बात, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, तो अगर आप बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में दो जो कंट्री होंगी, दोनों के दोनों कौन सी होंगी, डेवलप्ड नेशन होंगे। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। द जॉइंट इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया आर्टिकल 6 ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ये अलाउ करता है एक कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट, कि वो अर्न करेगा एमिशन रिडक्शन यूनिट फ्रॉम एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन रिमूवल प्रोजेक्ट इन अनदर पार्टी ईच इक्वलेंट टू 1 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक जो ये आप लेंगे बेसिकली जो यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी, 1 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच कैन बी काउंटेड टुवर्ड्स मीटिंग इट्स क्योटो टारगेट। तो ये है जी आपका मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। टोटल मिला के कितने हैं, बोलो जल्दी से, 3। पहला कौन सा, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, इसके अंदर दोनों कंट्री, एक है डेवलपिंग और एक कौन सी, डेवलप। दूसरा कौन सा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें भी दो कंट्री, एक है डेवलपिंग और एक कौन सी, डेवलप। लेकिन डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल रिवॉर्ड ना दे करके क्या करेगी, वो उनके वहां पे जाकर के जो है वो क्या करेगी, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाएगी। एंड थर्ड वन इज द जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन के अंदर कंट्री कौन सी है सर, दोनों की दोनों कंट्री रहेगा, डेवलप कंट्री और एक कंट्री जिसके पास एक्सेस कैपेसिटी रहेगा वो दूसरी कंट्री को जिसको चाहिए उनको प्रोवाइड करवा देगा। आगे फिर बोलता है क्योटो प्रोटोकॉल कैन बी कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स really worldwide emission reduction system that will stabilize the GHG emission and can provide the architecture for the future international agreement on the climate change. Kyoto Protocol and international agreement है on the climate change पे has identified 6 important gases. उसके अंदर जो है 6 important gases को जो है वो identify किया गया। In this list CO2, इस लिस्ट के अंदर CO2 है, is considered to be the most significant contributor. सबसे मेन जो है वो कौन सी थी, CO2 थी। 2 climate change issue, ईच अबव मेंशन गैस, जो भी ऊपर जो आपको ये 6 गैसेस दे रखी हैं, तो इनमें देखो ये 3 जो गैस है ना ये तो नेचुरल है, और ये तीनों जो गैस है ये कौन सी है, ये इंजीनियर्ड गैस है जिनको बोलते हैं हम लोग क्या, मैन मेड। ठीक है, तो बोलते हैं लेकिन इनमें सबसे ज्यादा कौन सी है, CO2 है। तो बोलते हैं इन दिस लिस्ट CO2 इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज इशू। ईच अबव मेंशन गैस हैज इट्स ओन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हर एक गैस का अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब ये है कि वो कितनी जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बेस्ड ऑन इट्स रेडियो एक्टिव कैपेसिटी, जो किसके ऊपर बेस्ड है, रेडियो एक्टिव कैपेसिटी कंपेयर टू द CO2। मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट गैसेस कंट्रीब्यूट कंसिडरेबली टू द इश्यू ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी है आपका, कार्बन, उसके बाद फिर मीथेन है, उसके बाद कौन सी है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तीनों के तीनों नेचुरल गैसेस है, और अगर ये नेचुरल गैसेस है तो ये जो है इनका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना मैन मेड वाली का पड़ेगा, क्योंकि भाई वो गैसेस जो है एनवायरनमेंट में जाएंगी और ये लंबे समय तक 150 सालों तक जो है वो
बेसिकली एटमॉस्फेयर के अंदर रहती हैं। तो आइए एक बार देखते हैं इनके बारे में। इनको बोलते हैं हेलो कार्बन एंड द अदर गैसेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि द क्योटो प्रोटोकॉल ने स्पेसिफाई किया डेट एमिशन ऑफ द सेवरल क्लासेस ऑफ इंजीनियर्ड गैसेस। इंजीनियर्ड गैसेस की अगर मैं बात करूं तो कौन सी है, जो नेचुरल नेचर की नहीं है, बिल लिमिटेड। इनमें कौन कौन सी है, HFC, PFC एंड SF6। अच्छा जी, एमिशन ऑफ दीज थ्री गैसेस, इन तीन गैसेस का जो एमिशन है अकाउंट्स टू अबाउट 2%। ये है तो ओनली 2% ही, मतलब ये जो गैसेस है इनका एमिशन जो है वो ओनली कितना है, 2% है। देयर आर सेवरल अदर कैटेगरी, कुछ और कैटेगरी के केमिकल भी हैं डेट आर ऑल्सो क्वालिफाई एज द ग्रीन हाउस गैसेस बट आर एक्सक्लूड फ्रॉम द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। लेकिन उनको क्लाइमेट चेंज से जो है वो क्या कर दिया, हटा दिया, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया। आपको याद है हमने लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक F गैसेस का कैटेगरी, जिसके अंदर जो है ये 3 तो थी और साथ में ये भी थी CFC और HCFC, है ना। अब उसके अंदर इन दोनों को लेकिन यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं लाए। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको इनके लिए अलग से जो है वो एग्रीमेंट हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलो जी आगे, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंट्रोल, क्योंकि उनको ऑलरेडी कंट्रोल किया जा रहा है अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन द ओजोन डिप्लीशन। और ये है कौन कौन सी, 2 है बेसिकली, एक है CFC और एक कौन सा, HCFC। आगे, एमिशन ऑफ द गैसेस इंक्लूडिंग द क्योटो प्रोटोकॉल हैव इंक्रीज रैपिडली। लगातार ये क्या 1990 के दशक के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी, बट एमिशन ऑफ ऑल ऑफ देम आर वेरी स्मॉल। लेकिन उनका एमिशन जो है बहुत ही क्या था, कम। ऑन द अदर हैंड मैनी ऑफ द गैसेस हैज एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। बहुत सारी ऐसी गैसेस भी होती हैं जिनका एटमॉस्फेरिक जो लाइफ टाइम है इन द 100 और 1000 ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस। और इसलिए उनको क्या बोलते हैं, पोटेंट, मतलब उनके अंदर पोटेंशियल है विद ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 और 1000 ऑफ टाइम हायर देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट ऑफ द मोलिकुलर वेट। इसका मतलब ये जो गैसेस है ना, कौन सी, जो हेलो कार्बन है, बेसिकली ये 3 गैसेस, ये चाहे वेट के अंदर बहुत ही कम है, चाहे इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही क्या है, कम है, 2% है, ये मान लीजिए 2 से 3%, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर जो है ये इनका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये थोड़ा सा बस आप ध्यान रखिएगा कि ये 3 तरह की गैसेज है जिनका इंपैक्ट जो है वो क्या रहता है, लंबे समय तक रहता है। बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें और है मैंने लिखी हैं, तो ये देखिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, मतलब है तो एक ही बात सबके लिए, वो क्या बात, क्या सबके लिए कि सर सबने जो है मिलकर के क्या करना है, ये जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेज का उसको क्या करना है, रोकना है, लेकिन डिफरेंशिएटेड नेचर का, क्योंकि किसी के लिए बाइंडिंग है, किसी के लिए बाइंडिंग नहीं है। आगे, कीपिंग इन माइंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइंड में रखेंगे क्या, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है कंसर्न कंट्री एंड द पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, और जो पोल्यूटर होगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आगे, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है, ठीक है, डिटेल ये देखिए, इट इज अ लीगली बाइंडिंग है, लेकिन लीगली बाइंडिंग किसके लिए, ओनली डेवलप के ऊपर, डेवलपिंग के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। आगे, ओनली मेंबर्स ऑफ द UNFCCC कैन बिकम पार्टी ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, जो इसकी मेंबर्स हैं वही क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टी बनेंगी। आगे, क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया 3rd सेशन, जब इसका 3rd सेशन हुआ उसके अंदर इसको जो एक्सेप्ट किया गया। आगे, टू मीट द टारगेट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मेंबर कंट्री कैन नॉट इंक्लूड इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंटरनेशनल एविएशन। जो इंटरनेशनल शिपिंग है या इंटरनेशनल एविएशन है इसको इंक्लूड नहीं किया गया, मतलब जो पानी के जहाज हैं बेसिकली, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एविएशन है, जो हवाई जहाज है, तो उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। कंट्री कैन यूज लैंड यूज या लैंड यूज चेंज LU या LUC एंड फॉरेस्ट्री टू मीट देयर क्योटो टारगेट। अपने क्योटो टारगेट को पूरा करने के लिए कंट्रीज जो है वो लैंड यूज को या लैंड यूज चेंज को या फॉरेस्ट्री को जो है वो क्या करती हैं, यूज करती हैं, अपने क्योटो टारगेट को क्या करना है, पूरा। अब ये कैसे करती है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को बढ़ाएंगी, जिससे क्या होगा, जो CO2 एमिट हुई एनवायरनमेंट में, तो उसको जो है ये फॉरेस्ट जो है वो क्या करेंगे, कार्बन सिंक का काम करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए फॉरेस्ट लगा के जो है हम लोग क्या कर लेंगे, कार्बन के एमिशन को रोकने का काम करेंगे। आगे, अब COP क्या है, अगर हम बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसके लिए मैंने आपको बताया, ये देखो यहां पे हमने पढ़ा था ना क्योटो प्रोटोकॉल के लिए ये COP, ये देखो COP 7। अब ये COP बेसिकली क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अब ये है क्या, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
दी ऑफिशियल जो मीटिंग होती है ऑफ ऑल द कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ में क्या है जुड़ी हुई है, तो उनकी ऑफिशियल मीटिंग को बोलते हैं हम लोग क्या, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। आगे, हाउ मेनी कंट्री आर सिग्नेटरी, कितनी कंट्री जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल की सिग्नेटरी थी, तो 84 कंट्री थी जो इसकी सिग्नेटरी थी, जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया। आगे, हाउ मेनी कंट्री आर द पार्टी, और कितनी क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टी थी, मतलब उस एग्रीमेंट के अंदर बैठने वाले 192 कंट्री थी, लेकिन साइन ओनली कितने, 84 ने किया। आगे, विच आर द कंट्री डेट आर नोट पार्टी, कौन सी ऐसी कंट्री जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टी नहीं थी, कनाडा हो गया, एंडोरा हो गया, ये USA हो गया, साउथ सुडान हो गया, ये उसकी जो है वो कंट्रीज नहीं है। आगे, अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया एट द क्योटो प्रोटोकॉल, तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया वाज एग्जेम्प्ट। पहली बात तो इंडिया एग्जेम्प्ट था क्योंकि इंडिया अनेक्शर 1 में नहीं, इंडिया अनेक्शर 2 के अंदर आ रहा था, ठीक है ना, डेवलपिंग में, तो उनके लिए लीगली बाइंडिंग नहीं था। तो बोलते हैं इंडिया वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट ऑन द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। आगे, इंडिया एम्फेसाइज, इंडिया ने फोकस किया ऑन द किसके ऊपर, डिफरेंशिएशन बिटवीन डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग नेशन कंसर्निंग द बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लाइमेट एक्शन। आगे, इंडिया सक्सेसफुली डिफेंड इट्स ऑब्लिगेशन, इंडिया जो है सक्सेसफुली डिफेंड कर पा रहा है अपनी ऑब्लिगेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हाइल कंकरेंटली फोर्सिंग द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द अनेक्शर 1 कैटेगरी टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर्टेलिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इंडिया को जो भी कोटा मिला, इंडिया उसी के अंदर ही जो है वो काम करता है और उतना ही ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो क्या करता है, एमिट करता है। ओके जी सर, तो पहली बात इंडिया की अगर बात आ जाए तो ये बात ध्यान रखना, इंडिया क्या है, एग्जेम्प्ट है क्योंकि इंडिया अनेक्शर 2 कंट्रीज में आ रहा है। और दूसरा, इंडिया अगर स्टेटस फिर भी देखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे कि जी स्टेटस ये है कि जितना इंडिया को कोटा मिला हुआ है, कोटा है जितना इंडिया का, तो उतना ही या उससे कम ही जो है वो हम CO2 को या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके जी सर, लो जी, ये है दैट्स ऑल अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल, इसको आप कीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और है अपना पेरिस एग्रीमेंट, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ओजोन डिप्लीशन और फिर उसके साथ में पढ़ेंगे अपना अगला एग्रीमेंट। ओके जी, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग भी जो है वो अपकमिंग दिसंबर के अंदर जो एंटीनेट का पेपर होना है, अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर मिलेंगे आपको पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर उसी तरीके का, प्लस में मिलेगा आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। जैसे अभी हम लोग जो है वो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं यूनिट 9, तो ये यूनिट 9 की बुक है, हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट बुक है हमारी, वो आपके होम एड्रेस पे आएगा। जैसे पेपर 1 के अंदर 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट्स की 10 बुक्स जो है वो आपके होम एड्रेस पे आएंगी। प्लस में आपको रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो मिलेंगी और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के MCQs। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।